हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ अक्सर एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब आरबीआई को यह अधिकार है कि यह जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है, तो क्यों नहीं आरबीआई ढेर सारे नोट छापकर हर किसी व्यक्ति को अमीर बना दे और गरीबी को खत्म कर दे। तो इस सवाल का जवाब भी वीडियो के अंत में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। मतलब आरबीआई का जो काम है पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अन्य सभी वाणिज्य या कमर्शियल बैंकों को संचालन करना, उनकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, उनकी निगरानी करना, ये सभी कार्य आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। सन 1926 में हिल्टन यंग कमेटी बैठाई गई और इसी कमेटी की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना के समय इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ ही आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था, मतलब 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन सन 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से यह भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया। आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। अब आरबीआई के लोगों की बात करते हैं तो आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ और बाघ है। यह चिन्ह औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ है। इसी से प्रेरित होकर आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ और बाघ का चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। आइए आरबीआई के कार्यों की बात करते हैं। तो आरबीआई के मुख्य कार्य हैं सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, साख नियंत्रण करना, विकास के कार्यों में पूंजी लगाना, करेंसी नोटों का निर्गमन या उनका प्रचलन करना, विदेशी मुद्रा का प्रचलन या उनका निर्गमन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, यह सभी आरबीआई के मुख्य कार्य हैं। चलिए बात करते हैं आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की, जहां नोटों की छपाई की जाती है। फर्स्ट है देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, सालबुनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इन चारों जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है, मतलब करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है। वहीं हम बात करें टकसाल सिक्कों की, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, तो 4 जगहों पर सिक्के बनाए जाते हैं। फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है हैदराबाद, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है नोएडा। इन चारों जगहों पर सिक्के बनाए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर की सूची ली है। आइए हम बात करते हैं। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, जो 1935 से 1937 तक रहे। तीसरे नंबर के गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा। सर सीडी देशमुख जो थे प्रथम भारतीय गवर्नर या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर रहे। इन्हीं के समय में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 8वें नंबर के गवर्नर हैं लक्ष्मीकांत झा, जिनका कार्यकाल 1967 से 1970 तक रहा। इनके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक रही।
बात करते हैं 14वें गवर्नर की। 14वें नंबर के गवर्नर थे हमारे IG पटेल, जिनका कार्यकाल 1970 से 1982 तक रहा। इनके समय में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। अब बात करते हैं वर्तमान गवर्नर की। तो वर्तमान में 25वें क्रमांक के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, जो 11 सितंबर 2018 से नियुक्त किए गए हैं। ये तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं 1980 बैच के। चलिए बात करते हैं इनके डिप्टी गवर्नर की। तो 4 डिप्टी गवर्नर जो वर्तमान में हैं, फर्स्ट है माइकल देव पात्रा, सेकंड है MK जैन, थर्ड है BP कानूनंगो, फोर्थ है NS विश्वनाथन। ये 4 डिप्टी गवर्नर अभी वर्तमान में स्थित हैं। चलिए बात करते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति में आज हम देखेंगे बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या है, SLR क्या है। आइए हम बात करते हैं। बैंक रेट क्या है? तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक किसी अन्य कमर्शियल व वाणिज्य बैंक को कर्ज देती है अधिक समय के लिए, उसे बैंक दर कहते हैं। मतलब RBI से किसी अन्य बैंकों द्वारा लोन लिया गया, उसे बैंक दर कहा जाता है। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट किसी भी कमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक द्वारा रोजमर्रा की जरूरत के लिए जिस दर से RBI से कर्ज लेती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए RBI से SBI ने कर्ज लिया। चलिए बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? यह रेपो रेट का विपरीत होता है। मतलब बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है, तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस रकम पर RBI उन्हें कुछ ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एग्जाम्पल में SBI जो है RBI के पास कुछ धन जमा करता है, उस पर RBI से कुछ इसे ब्याज मिलता है। चलिए बात करते हैं CRR की। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। अब नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा जो है रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे CRR कहा जाता है। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत ज़्यादा तादाद में अगर जमाकर्ताओं को रकम निकालने की ज़रूरत पड़े, तो बैंक जो है पैसा चुकाने से मना न कर सके। चलिए बात करते हैं SLR की। SLR क्या है? तो SLR की फुल फॉर्म है स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी ही होती है, जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने में किया जाता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं, उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। SLR यह अनुपात कितना होगा, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। चलिए हम बात करते हैं कि सरकार जो है ज़रूरत से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापती। तो जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं, तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर हर नागरिक को करोड़पति क्यों नहीं बना देती। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। इससे महंगाई भी जो है अत्यधिक बढ़ जाएगी। किसी भी आवश्यकता सामग्री जैसे खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी हमें अत्यधिक मात्रा में पैसे देने होंगे। ऐसी ही गलती जो है जिम्बाब्वे ने की थी। जिम्बाब्वे ने क्या किया था? आवश्यकता से अधिक नोट छाप दिए। इससे वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है इतनी गिर गई कि लोगों को दूध, ब्रेड, अंडा जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ की जो करेंसी थी, एक यूएसए डॉलर के बराबर 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। यही कारण है कि सरकार ढेर सारे नोट नहीं छापती। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।